बारे में पद्मावती के बारे में तो हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर समाज के बड़े हिस्से के मन में एक बात ये आई हुई है कि ऐतिहासिक रूप से जिनके प्रति मन में बहुत बड़ा सम्मान है उनको डेनिग्रेट किया गया, ये फीलिंग लोगों के मन में आ रही है। तो इसके लिए चाहिए जो भी उसके लिए प्रॉपर एजेंसी और फिल्म बनाने वाला हो या उसके बाद अगर सेंसर बोर्ड में जाता है तो ये उनका काम है इसको एक्सप्लेन करना और एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि लोगों के मन में अगर कोई भ्रम है तो वो दूर हो जाए। हम लोग देख रहे हैं महीनों से ये विवाद चल रहा है लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए बिहार में भी आखिरकार लोग हैं, बिहार में भी हम लोगों को मेमोरेंडम दिया, वो तो अपना जाएगा, लेकिन किसी भी फिल्म के बारे में वो रिलीज होगा या नहीं होगा तो पहले सेंसर बोर्ड का काम और सेंसर बोर्ड ने तो अभी रिलीज किया नहीं। तो अभी का स्टेज तो यही है कि सेंसर बोर्ड जब रिलीज करेगी या जो कुछ भी उसके बारे में निर्णय होगा, लेकिन लोगों के मन में जो एक इस तरह की बात भावना है उसको ध्यान में रखते हुए इसको स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आती। और हम समझते हैं कि आप लोगों का भी मेरी समझ से दायित्व बनता है, कोशिश होनी चाहिए थी इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तो वो बात रही बात आपने कहा समान काम समान वेतन, इसका क्या मतलब है? समान काम समान वेतन, इसका कोई हमारी यात्रा से क्या लेना देना है? हम यात्रा जा रहे हैं, आप लोग खुद उसको भी फोकस कर रहे हैं। हमको जा रहे हैं विकास की समीक्षा यात्रा जो अब तक काम है। और आप जाने 2009 में जो विकास यात्रा पर हम गए थे और 19 गांव थे विभिन्न जिलों में जहां रात में हम रुके थे और टेंट में रुके थे। और जब हम उन गांव में गए थे तो हमने भावना प्रकट की थी कि यह भी मेरे गांव जैसा है। तो मैं इस यात्रा में जिन गांव में मैं ठहरा हूं उन गांव में जाऊं और विकास की जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की उसका क्या स्वरूप है वहां, ये हम खुद उसको देखेंगे, समीक्षा करेंगे। पहले की योजनाएं हैं और अभी जो हम लोगों के और कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी चीजों की वहां समीक्षा करेंगे और जिला स्तर पर 1 जिला 2 जिला 3 जिला के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के साथ बैठकर पूरी चीजों की समीक्षा करेंगे। तो हमारी यात्रा तो आप जानते हैं ग्राउंड रियलिटी कौन देखने जाते हैं और बाकी तो कौन क्या मांग करता रहता है कि लोकतंत्र किसको जो मांग करना मांग करे वो एक अलग विषय है, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन हम लोगों की यात्रा दूसरे मकसद से और हम लोगों की यात्रा उस गांव में है, उस गांव में काम हम देखना चाहते हैं और गांव के स्तर पर काम और पूरे जिले की समीक्षा में करते हैं। सारे जनप्रतिनिधि बैठते हैं, सारे विभाग के अधिकारी बैठते हैं और जो अधिकारी उस दिन उस जिले में फिजिकली मौजूद नहीं रहते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पटना से जुड़ते हैं। ये हम लोगों की परंपरा है। और एक विधायक इसके पहले सभी विधायकों ने अपने अपने इलाके के बारे में बहुत सारी बातें रखी, अपनी राय रखी, उसकी भी समीक्षा हो जाती कि भाई आपने ये कहा था इसका क्या होगा, फिर डिटेल होगा। हमारी यात्रा का मकसद ये सब है और हम नहीं समझते कि उसमें इन विचारों से जो गाइडेड होंगे उनको कोई दिलचस्पी नहीं, वो बिल्कुल ही काम की समीक्षा है, काम की समीक्षा, ये सरकारी सेवा की समीक्षा नहीं। सरकारी सेवा की क्या, सेवक की क्या मांग है या कोई क्या कह रहा है, ये उसका मकसद नहीं। उसके लिए तो सब दिन हम लोग यहाँ बैठे करते हैं, सारे विभाग के अधिकारी मंत्री सब चीजों को डील करते रहते हैं। यात्रा का वो मकसद है, ठीक, यात्रा से इन चीजों को न जोड़ा। सर आज राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, तो हम लोगों को क्या करना है? सर कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, इन लोगों ने टेप्स में ये स्वीकार किया है बातचीत में कि किस तरीके से पार्टी में जो प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन हो रहा है पूरी तरीके से रिग्ड है, इंट्रा पार्टी कोई डेमोक्रेसी नहीं है और वो पार्टी नहीं प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर फैमिली की। ये पूरा टेप है सब क्या है क्या नहीं है सबको मालूम है।
सुनिए कि हर चीज पर प्रतिक्रिया दी है। इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, लोगों को नहीं मालूम है कि क्या है। बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी में जो 1 नंबर का पद, टॉप पोस्ट, वो तो पहले से तय है। उसके बाद सब कुछ जो भी जिसको स्थान मिले, लेकिन जो लीडरशिप का पोजीशन है वो तो तय है, पहले से तय है, उसमें कौन सी ऐसी खास बात। लेकिन अब पार्टी के अंदर विरोध होना शुरू हो गया है। पार्टी के अंदर विरोध करने वाले लोग जाने, इस पार्टी में तो नई बात यह है नहीं, उस पार्टी में तो पुराना, उस पार्टी की यही परंपरा है और सच पूछिए तो उस पार्टी का यही संस्कार है। तो कौन क्या पार्टी के अंदर बोल रहा, हम लोग को क्या जरूरत पड़ा कोई दूसरे पार्टी के मामले में बोले। ये कांग्रेस पार्टी हम लोग नहीं है जो दूसरे पार्टी के अंदर कोई कुछ बोलता है तो उसको खूब उठाते हैं। जैसे हम लोग का जब निर्णय हुआ तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हमारे पार्टी के नेता कितना पुष्ट किया, ये काम हम लोग का नहीं, ये काम हम लोग का। हमको क्या जरूरत पड़ा कि पार्टी वो जाने कैसे चलाते हैं, किस प्रकार से चलाते हैं काम। सर लेकिन एक चीज बताइए कि कौन सा ऐसा पार्टी है लास्ट टाइम जब इंक्लूडिंग आपकी पार्टी जहां पर इलेक्शन के नाम पर सही में इलेक्शन हुआ हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग तो रीजनल पार्टी को ही कवर करते रहे हैं, वो आपके खिलाफ हो या लालू जी की पार्टी हो या बीजेपी में भी आज तक कभी नहीं देखा कि इलेक्शन हुआ हो। ऐसा क्यों है? इसका क्या उपाय है? इलेक्शन हो, इलेक्शन तो तभी ना होगा जब इलेक्शन कोई लड़ना चाहेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो चुनाव ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव, अब हम लोग क्या पार्टी का चुनाव होता है तो कई स्तर पर चुनाव होता है, हम समझते हैं बीजेपी पे कई स्तर पर चुनाव होता है। लेकिन आप लोग चुनाव तो समझिए कि हम सब लोग के यहाँ पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य और तब केंद्रीय स्तर पर इतने लेवल पर चुनाव होता है, खूब चुनाव होता है। लेकिन अगर कोई केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव कोई और चुप नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं होगा। चाहते कि जबरदस्ती चुनाव होना चाहिए, नहीं तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम कहाँ मजाक पर भी तो एप्लीकेबल है। हम तो कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो जो गलत आरोप लगा रहे हैं। हमने तो कहा इंटरनल मैटर है, हमने तो मजाक नहीं उड़ाया, क्षमा कीजिए। हम उनके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, बावजूद हम लोगों के मामलों में उन्होंने किस तरह से पुष्ट दिया आपको पता है, कहां कहां उनका पूरे तौर पर हर प्रकार का समर्थन दिया गया तो वो लोग जानते हैं, उन लोगों का काम दूसरे पार्टी में झंझट खड़ा कर, ये हम लोगों का कौन काम है? कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या करते हैं वो जाने। सर आपने पहले तो बिहार बनाने का अभियान शुरू करा, उसका असर रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग देश की शादी कर रहे हैं और सुशील मोदी जी के बेटे की शादी में जो देखने को मिल रहा है, और आगे अपना तेजी से कैसे बिल्कुल चारों तरफ इसकी भावना मजबूत हो रही है लोगों को। कई जगहों से लोग जब आमंत्रण भेज रहे हैं तो साथ साथ ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दहेज के बिना सर, कल ही हम एक और शादी में गए, वो हमारे बख्तियारपुर के ही हैं, यहाँ प्रोफेसर है कि बेटे की शादी, लोगों ने बताया वहां पर हम गए हुए थे, कई जगहों पर ऐसी शादियां हो रही होना शुरू। और सबसे बड़ी बात है कि इसको गति मिलनी चाहिए, तो इसके लिए जो हम लोगों की यात्रा है, योजना की समीक्षा भी करेगी और जो सामाजिक सुधार की दिशा में जो काम हो रहा है, चाहे वो शराबबंदी का हो या शराबबंदी के हक में या बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ में जो सशक्त अभियान चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग उस चीज पर भी जनसंवाद कायम करते हैं। और आप जान रहे हैं कि इस बार फिर 21 जनवरी 2018 फिर मानव श्रृंखला बनी और शराबबंदी के अलावे यानी जो पिछली मानव श्रृंखला शराबबंदी नशा मुक्ति के पक्ष तो उसके साथ साथ इस बात की मानव श्रृंखला बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इसके लिए
पूरे बिहार में अभियान चल रहा है। इसके लिए लोगों तक एक एक चीज की जानकारी दी है, जो इसके संबंध में कानून है वह भी, और इसके जो दुष्परिणाम जो अध्ययन इसके बारे में हुआ विभिन्न से, तो जो इसके दुष्परिणाम उसकी भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। और जो अब तक जानकारी है इसके बारे में लोग इस विषय पर सोचने लगे और लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि, और आप भी जानते हैं इसी लोक संवाद में ही तो एक महिला ने सुझाव किया था कि शराबबंदी तो बहुत अच्छा हुआ है, दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलना चाहिए। तब हम लोगों ने पूरी तैयारी की और एक मीटिंग में हमने खुद ही इस सवाल को रखकर देखा कि रिस्पॉन्स क्या होगा। हमने कहा रिस्पॉन्स तो बहुत जबरदस्त है, तब उसको एक कार्यक्रम के तौर पर हम लोगों ने प्रारंभ किया। पर सर लालू जी ने कल कहा कि दहेज जो लेने की बात ना लेने की बात करते हैं वो आंतरिक रूप से होती है, उसे कोई कहे कि मैंने नहीं लिया। अब उनकी बात को कौन किया? बगल में मानव श्रृंखला में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे, गिरी थे, और आप में से बहुत लोग भी थे। हम क्यों नाम लें, सब लोग थे, मैक्सिमम लोग थे। और उसके बाद आप क्या शराबबंदी में बोलते हैं, तो इसलिए कौन इन चीजों पर कमेंट करे? सो उसमें वो बोलते हैं कि जो आपका हाथ पकड़ता है आप उसका हाथ छोड़ देते हैं। इस बार तो ये नहीं करेंगे। हाथ पकड़ने वाला हाथ छोड़ता है कि हम कहीं छोड़े? आपका हाथ अरे पकड़े। हम नंदकिशोर जी के लिए बोले। सर एक सवाल है। हम थोड़ी हाथ पकड़े, थोड़ा हाथ पकड़े। सर एक सवाल है कि जब से आपने उनका साथ भ्रम आपको होगा है, हम नहीं हाथ पकड़े, वो लोग हाथ पकड़े थे। जब हाथ जाते चुराने लगे तो क्या करें? सर एक सवाल है कि जब से आपने उनका साथ छोड़ा तो बालू गिट्टी के धंधे के ऊपर आपने विशेष ध्यान दिया, लेकिन अभी जो कॉमन मैन है उसका एक शिकायत है कि जो आपका नया रेट है वो पुराने रेट से, जो मतलब जब वो बालू माफिया के कब्जे में वो धंधा था उस समय जो उसको रिटेल में जो प्राइस पे करना पड़ता था, अब उसका कई महंगा, काफ़ी कॉस्टली उसको खरीदना पड़ेगा। तो ये कौन सा रिफॉर्म है जिसमें कि कंज्यूमर हैज़ टू पे मोर? नहीं, देखिए उसके बारे में जो नियमावली बनी, नई नियमावली बालू के कारोबार को लेकर, तो हाईकोर्ट से वो स्टे हो गया है। और जो पहले की व्यवस्था है वही व्यवस्था है, और इसके संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। तो इसका मकसद है लोगों को इन सब चीजों की उपलब्धता सहज ढंग से हो। ये मकसद नहीं है कि लोगों को जो जरूरत जिनको है उनको इन चीजों की उपलब्धता में कठिनाई, उपलब्धता सहज ढंग से। लेकिन ये पूरे कारोबार में जो लोग नियम तोड़ते थे, 2 नंबर का काम करते थे, उसको चेक करने की नियत जो इस पूरे चीज के बारे में जो नई नीति बनाई है। लेकिन इसका मकसद ये कभी नहीं है कि आम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ, या इस काम में लगे हुए जो हमारे निचले तबके के, मजदूर तबके के लोग जो दूसरे लगे हुए हैं उनको कोई कठिनाई। ये सीधे एकमात्र था कि साहब इस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा। कोई किसी इलाके का उसको मिला और सारा लोगों ने लिया था, लेकिन उसका पर्यावरण का क्लियरेंस तक नहीं दिया। और जिन जगहों पर उठा रहे थे वो देखा जा रहा था, ये आमतौर पर शिकायत मिल रही थी कि भाई जितनी गहराई तक बालू को उठाना उससे ज्यादा गहराई से उठा रहे हैं, और जितने एरिया का उनको मिला हुआ है उससे ज्यादा एरिया में जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि किस प्रकार से बालू को लोग उठा रहे हैं और बालू को जिस तरह से ले जा रहे हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, वो नहीं करके वो सब जगह से जाइए कितनी सड़कें टूट रही हैं। आपको आश्चर्य होगा, जरा जाकर के देख लीजिए। ये जो शेरशाह सूरी पथ है, सोन नदी के किनारे, आप जरा सा देख लीजिए उन सड़कों की हालत। तो आफ्टर ऑल जो उसके संबंध में हिदायतें, उसका खुलेआम उल्लंघन कर और बहुत तरह से इसमें कोई गड़बड़ी कर
उसको रोकने के लिए राज्य सरकार की मंशा जरूर। धंधाबाजी नहीं होना चाहिए, ये व्यापार हो, ठीक ढंग से व्यापार हो। और इसलिए एक मन बना, जब विभाग की समीक्षा हुई तो हुआ कि भाई जो इसका होलसेल ट्रेड उसको एक कॉर्पोरेशन बना कर दिया। तो ये सारी बातें हुई थी, लेकिन खैर नई नियमावली तो अभी रुकी हुई है। तो पुराने ढंग से ही पुरानी नियमावली इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है, कठिनाई होती है, इसमें कोई शक नहीं। कठिनाई होती है किसी भी चीज को लागू करने में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इतनी कमाई हो रही है, इतनी कमाई हो रही है, और ये भले ही कागजी तौर पर नहीं दिख रहा हो, लेकिन खुलेआम तो सबको दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार ने सोचा कि इसमें जो गड़बड़ी है उसको हम दूर करें। लेकिन इसका मकसद ये कतई नहीं है कि बालू की या इन सब चीजों की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर आवश्यकता है तो लोगों को किसी तरह की तकलीफ और कठिनाई। इसलिए आपने जो कहा वो चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है, और आपने जो प्रश्न पूछा हम भी जानकारी लेंगे कैसा क्या है कि पहले के रेट से और ज्यादा रेट बढ़ जाए, तो इसके बाद भी जानकारी देंगे। अगर कोई सवाल या मीडिया में कोई प्रश्न आता है तो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में हम पूछताछ नहीं करते, हम जरूर पूछताछ करें, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके पीछे जो अवधारणा है वह समझना चाहिए। और यह अवधारणा है कि भाई पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। आप देखिए हम लोग कभी कभी हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखते थे और बताते थे कि भाई जरा देखिए आप लोग किस इलाके में किस प्रकार से बालू का खनन हो रहा है या क्या हो रहा है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो रही थी जैसे लग रहा था मानो कई जगहों पर तो देखने में लग रहा था कि सीधे सब दिन के लिए लगता है कि लोग बालू को निकाल करके पता नहीं जितनी दूरी तक जितनी गहराई तक आपको करना है शायद नहीं कर सकते। फिर तो पर्यावरण के ऊपर संकट बाका से जितनी शिकायत आती कि साहब और गहराई तक लोग बालू का खनन कर रहा। कितनी बार कार्रवाई हुई, वो जो नाजायज उनके पास जो सारे इक्विपमेंट थे या वाहन थे वो भी पकड़े गए कई बार। तो देखिए इसमें धंधेबाजी तो चल रही है, तो इसका मकसद है धंधेबाजी से इसको मुक्त करना। व्यापार बिल्कुल ठीक ढंग से होना चाहिए, नियम संगत ढंग से व्यापार होना चाहिए और पर्यावरण का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग को लेकर के बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें लड़के अभी भी नाराज हैं, कह रहे हैं कि उसमें धांधली हुई है। जो उसमें योग्य नहीं थे उनको भी उसमें नौकरी दे दी गई है। जिन्होंने इंटरव्यू में शामिल नहीं हुआ उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया और उनको नौकरी दे दी गई। ये सारे सवाल लोक सेवा आयोग हमारे व्यक्तिगत संज्ञान में था जानकारी। शिक्षा की ऐसी कोई बात होगी तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी को शिकायत है तो वहाँ देना चाहिए उसके बारे में। पब्लिक सर्विस कमीशन तो आप जानते हैं तो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वो बड़ी है। और इतने दिनों से पहले कुछ धांधली वगैरह हम सुनते थे, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से जब हम लोग देख रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन आप ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो उसको सीधे पब्लिक सर्विस कमीशन से ये सवाल पूछ लीजिए, कोई लोग जवाब देंगे पहले। लेकिन अगर जवाब आरोप में कोई दम होगा और वो जवाब उसका नहीं दे पाएंगे तभी तो फिर सरकार के स्तर पर बात आएगी कि उसके जांच आदि के बारे में हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों को अभी तक मुझको नहीं व्यक्तिगत रूप से जानकारी। इस साल स्कूलों में किताब पहुंचने में काफ़ी देर हुई है, तो क्या शिक्षा की स्थिति को आपदा मान करके उसके प्रबंधन की कोशिश अगले साल की जाएगी? आपदा नहीं, आपदा का मजाक मत उड़ाइए। नहीं, मजाक में नहीं उड़ा। रूटीन चीज को आपदा नहीं कहना चाहिए। आप सब पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। अगर आप रूटीन काम को आपदा कहिएगा तो इसका मतलब आपदा तो खत्म हो जाएगी। तब तो आपदा के बारे में जो आप तेजी से कार्रवाई होती हुई बंद हो जाएगी।
आपदा से मत इसको मिलाइए। जहाँ तक सवाल है, आप ध्यान दीजिए किताबों की उपलब्धता के बारे में हमने पिछले वर्ष से ये सुझाव दिया है और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी से भी हमारी व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनके सेक्रेटरी भी यहाँ आए हुए थे। अभी हाल उनसे भी चर्चा हुई। हम लोग ये चाहते हैं कि किताब खरीद कर बांटने के बजाय हम विद्यार्थियों को पैसा दें, नकदी दें, जैसे हमारे राज्य की जितनी योजनाएं चलती हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव है। और जो टेक्स्ट बुक है उसको जिला स्तर पर लोग प्रिंट कराएं और इस बात का ख्याल रखना होगा कि साहब टेक्स्ट बुक में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी न कर पाए। यदि आप मान लीजिए कि टेक्स्ट बुक की किताब छप गई और उसमें किसी ने घुसा दिया कश्मीर का नक्शा पर कुछ कर दिया, ये सब ध्यान देना चाहिए। उसको ध्यान देते हुए टेक्स्ट बुक को और बिल्कुल उसको ऑनलाइन करिए, सबके लिए नहीं लेकिन जितने लोगों को आप देते हैं कि ये किताब छाप सकते हैं वो सब किताब छापे और किताब को बेचिए और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ में पैसा रहे वो किताब खरीद लें, क्योंकि इसमें 5-5 किताब समय पर उसको मिलना मुश्किल होता है और फिर कई तरह की परेशानियां आती हैं। क्या जरूरत है इतना करने का? क्या जरूरत है कि राज्य की सरकारी किताब छपवाए और उसको बांटे? हमने तो साइकिल योजना चलाई तो साइकिल खरीद करके तो नहीं बांटे। पोशाक योजना शुरू की तो हमने पोशाक सिलवा करके तो नहीं बांटा। इवन आज पुलिस को और सबको जो पोशाक के लिए पैसा दिया जा रहा है तो हम लोग तो पैसा दे रहे हैं। पहले क्या होता था, उसको सिला हुआ पोशाक मिलता था, किस प्रकार का पोशाक मिलता था, वो हम लोगों की पॉलिसी है। लेकिन चूंकि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति की ये लागू नहीं हो सकता, तो वैसी स्थिति में हमने उनसे आग्रह किया है और वे सब लोग इस पर विचार करें। और यहाँ पर भी उनसे बातचीत हुई है, जो उनके सेक्रेटरी आए हुए थे और मंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई है। हम समझते हैं कि इसके बारे में अगर सहमति बन जाए तो तेजी से इस पर काम किया जा सकता और मेरी समझ से ये बेस्ट तरीका है। हर चीज को छपवा करके देना क्या मतलब? अच्छा, आप पैसा दीजिए और किताब को और व्यापक ढंग से छपाइए। अब आपको करना पड़ता है उसमें वो जो कागज है, किताब की छपाई का कागज है, वो भी उपलब्ध कराना पड़ता है। तो इस तरह के काम में अकारण समय लगाने की क्या जरूरत है? एक प्रकार का ट्रेंड है। किताब को छापेगा, किताब की जरूरत है, बिक्री हो रही है, खरीदने के लिए करोड़ों लड़का लड़की, तो मेरा सुझाव ये है, इसलिए उसको आपदा से मत जोड़िए। यह एक नीति है। अगर आप किताब छपवा करके बांटिएगा तो उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां सब दिन आती है। सख्त मॉनिटरिंग हुई है कई साल, तो भी कभी कभी समय पर नहीं। एक बात तो हमने कराया था कि अगर 5 किताब जाना है तो 5 किताब का एक बंडल लोगों को दे, नहीं तो पता चलता था कि 3 किताब 4 किताब दे दिया, 1 किताब बैग रख दिया। ये सब भी किया, लेकिन अंततोगत हम लोगों को ये लगा कि इसका रास्ता यह हो सकता है, तो हमने सुझाव दिया है, बातचीत भी की है, परसों भी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जो हमारी बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्री जी से और केंद्र सरकार के सेक्रेटरी से, उसमें दोनों को ये बिल्कुल ठीक लगा कि नहीं तो सही चीज है, लेकिन उसके बारे में निर्णय होने में थोड़ी वक्त लगेगा। मुझे इतना नहीं मालूम, तो अगर आप उनको जानकारी तो बता दीजिए। प्रपोजल से सर, गुजरात में चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की सभाएं में जिस तरीके से कुर्सियां खाली हो पाई जा रही हैं, वहीं जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक की सभाएं में जो भीड़ उमड़ रही है, क्या लगता है ये कॉज ऑफ वरी है फॉर द बीजेपी एंड स्पेशली क्योंकि गुजरात प्राइम मिनिस्टर का स्टेट रहा है और आप लगातार कहते रहे कि नहीं? आप ना देखते होंगे, हम तो सब दिन देखते जाते हैं, हम तो नहीं देखने गए हैं। लेकिन एक बात आप लोग दिमाग में बना लीजिए, हमने पहले भी कह दिया, गुजरात में बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव जीतेगी, बहुत अच्छे ढंग से जीतेगी।
बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या खबर है, वो तो होता ही रहता है, तो होता ही रहता है, अनेक जगह पर होता रहता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आई देख लीजिए नहीं, हर साल 2 राज्य का चुनाव, 3 राज्य का चुनाव, और कुछ दिन 2 महीना 3 महीना का आप लोग कहीं और ध्यान देते नहीं, हर चुनाव को मैंडेट मान लेते। तो ये तो इसलिए हम लोग इसके राय के, आज से नहीं, हम लोग पहले से इस राय के कि एक ही साथ चुनाव करना। हाँ, एक साथ चुनाव कराने में वक्त लगेगा, सबकी सहमति चाहिए, संविधान में उस तरह की व्यवस्था करनी होगी हो। लेकिन आप सोच लीजिए, बिहार होता है अकेला राज्य, लेकिन अब उसमें दिल्ली घुस गया है। फरवरी में पिछली बार दिल्ली है गया 15 में, और उसके बाद नवंबर में हम लोग। तो भाई आप देखिए कि महीनों चलता रहता है एक राज्य के चुनाव की चर्चा में। इसलिए लेकिन गुजरात में विकास से ज्यादा धर्म की चर्चा होने लगी, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं उससे चर्चा होने लगी है। अब आप सोच लीजिए, वोट के लिए तो लोग कहीं चले जाएंगे। वैसे हमारा कोई इतराज नहीं किसी के कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई मजार पर जाए, और हम तो शुरू से इसके हिमायती रहे। सब लोगों को जाना, जिनकी जो इच्छा, जिनका जो विश्वास, इतने मजार पर जाते हैं। कोई अकेले मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, हिंदू समाज के लोग नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये सब तो व्यक्तिगत विश्वास और आस्था की, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके पर देखा जाता है कि बड़ा उसको आपने एक चुनावी तरीका बना लिया। और पता चला है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत कम टिकट दिया है। कोई चर्चा सुने, और ये भी पता चला है कि शायद कांग्रेस के मंच पर भाषण भी नहीं देने दिए जाते। तो अहमद पटेल कहीं दिखते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों? लेकिन क्या विकास की जगह जनेऊ मुद्दा बन जाना चाहिए? आप सोच लीजिए, आप बने जनेऊ, हम तो नहीं कभी माने हैं। ये क्या चीज है कि जनेऊधारी हिंदू? अब जरा सोच लीजिए, मतलब सीधे आप जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको तो आप सीधे साइड ट्रैक कर रहे हैं। करके तो बिना जनेऊ वाला है, कहने का मतलब यही हुआ, हम तो जनेऊ वाले, मतलब तुम बाकी बिना जनेऊ वाले हो। आप जरा सोच लीजिए कि क्या हो रहा है, राजनीति कहां पहुंच रही। और सुन लीजिए, हम लोग तो जेपी के अनुयायी रहे, उनके नेतृत्व में आंदोलन, छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई, बाद में उन्होंने सब लोगों के आग्रह पर नेतृत्व संभाला। जो जेपी आंदोलन, 74 आंदोलन, बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप जान लीजिए, जेपी को एक जगह जनेऊ दिया गया, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि जनेऊ हमको नहीं चाहिए, और आह्वान कर दिया कि भाई किसी तरह की गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, जनेऊ छोड़ो। तो एक जगह मीटिंग में थे, हजारों लोगों ने अपना जनेऊ हटा दिया। तो कहां हम लोग तो उन सब चीजों को देखते रहे, आजकल देख रहे हैं भाई जनेऊ वाले हिंदू हैं, तो भाई हम लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? हम लोग तो बिना जनेऊ वाले हिंदू, हम लोगों को आज तक कभी जनेऊ नहीं पहना है। आज जनेऊ टीका हिंदू का निशानी है, वही निशान है। तब कहां जा रहे हैं? एक्सट्रीमिज्म क्यों जा रहे हैं? दूसरे पर आरोप लगाते हैं, भाजपा पर ये लोग आरोप लगाते हैं, और खुद ही एक्सट्रीमिज्म पर जा रहे हैं। और इतना डर गए हैं कि अपने मंच पर लोग जैसा बता रहे हैं, हम तो नहीं देखते हैं, आप इसको कुछ ज्यादा मालूम होगा। कितना % पॉपुलेशन है वहां, अल्पसंख्यक समाज का, कितना % को टिकट मिला, ये सब विश्लेषण कर। ये हो क्या रहा है?
ये हो क्या रहा है, ये बात ही समझ के पड़े। ऐसा करने से कोई फायदा है? गुजरात के लोगों को इस बात का गौरव नहीं है, उनके धरती का पुत्र देश का प्रधानमंत्री है, तो कहीं उनसे अलग वोट करेगा? आप देख लीजिए, मेरी तो अपनी अवधारणा है, बाकी को आप लोग चलाते ही रहिएगा अलग अलग। सर, एक तरफ आप बोलते हैं कि लालू जी और उनका परिवार अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, दूसरी तरफ आप ट्विटर पर रोज ट्वीट करके उसको उकसाते हैं। के बारे में हम जरा कोट करिए, आप जरा कोट करिए, हमने कभी कहा है? आप कोट करिए ना कि मैंने किसी के बारे में कहा है कि तुम अभद्र भाषा बोल रहे हो, आप बताइए। कोट भी कोट करिए ना। अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले जो उसके शिकार हैं, ये उनकी समस्या होगी, मेरी तो समस्या है नहीं। और हमने जो ट्वीट किया है वो भूलिए एक एक करके किया, 5 ट्वीट किए। और अभी अमेरिका के आप लोग फिर हम सुन लीजिए, 10वीं लोकसभा से आप उस समय के प्रोसीडिंग को उठाकर देख लीजिए और उस समय के समाचार पत्रों के बॉक्स न्यूज को देख लीजिए। मेरे 1 लाइन कमेंट को लेकर लोग खूब हंसते थे, ताली बजाते थे पार्लियामेंट के अंदर। ये मेरा अपना इंटरनल जिसको कहीं स्वभाव है, लेकिन हम 12 साल से चुप बैठे रहते। हमको डर लगता है कि यहां समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए भाई, मेरे ट्वीट में किसी का नाम है, आप बताइए। हमने तो लिख दिया है ताकि एक जो आईना नहीं कहते कि आईना रख दिया, अब देख लीजिए। हमने तो किसी को नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया है। 5 ट्वीट पे बता दीजिए कि किसी का नाम लिया हो। नहीं, 5 ट्वीट बस छोड़ दिया। हम लिखे हुए थे, एक ही दिन बैठ के 8 लिख दिया, लेकिन हमने 3 छोड़ दिया कि छोड़ो। क्या कल के मुलाकात के बाद छोड़ेंगे? नहीं, तो कल काट दीजिए, परसों तक ये 8 के दिन हम 18 कर देंगे। और हमको तो अखबार पढ़ने की आदत है, जब उसको पढ़ते हैं देखते रहते हैं, उसी समय मन में आता है, लेकिन हम बोलते नहीं। लेकिन आपके पता नहीं हम बोलेंगे कितना समझेंगे। हम तो बहुत जमाने के बाद हमने कहा कि बड़ा लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, अखबार में पढ़ते रहो, ये ट्वीट किया, ये लिखा, वो लिखा, लिखते रहते थे। तो हमको एक बार आइडिया है कि चलो कुछ ट्वीट कर दो। तो ट्वीट हमारा क्या आईना हमने किसी को आज तक बताइए कि किसी पर हमने कोई अपशब्द कहा, हमने कोई अपशब्द कहा? सर, मैंने ये पूछा था कि ऐसा तो कि आप कुछ लोगों को उकसा रहे हैं, हमको क्या हमारी उकसाने वाली भाषा है, हमारी उकसाने वाली बात नहीं। मीठा व्यंग है, तीखा व्यंग देखिए, आप गौर से देखिए, अब व्यंग की भाषा को आकलन कर लीजिए। हमारा कोई व्यंग में तीखा पड़ती नहीं, हमारा तो मीठा पड़ता। भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, उस पर कार्रवाई, अनाचार, आप बताइए इसमें क्या नहीं कहा? बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी में चेंज किया, तो बिहार सरकार से Z+ सिक्योरिटी मिला, SSG की सिक्योरिटी मिली। अब केंद्र सरकार का घटता है, आप बताइए क्या बोलते, आरोप लगाते। अब आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम है कि हम 12 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, हमको तो कोई सिक्योरिटी का दर्जा केंद्र सरकार से नहीं मिला। तो हम तो कभी इसके लिए कभी न सोचते हैं, न उसके बारे में कोई हमारे मन में कोई बात भी है। लेकिन यहाँ वो स्टेट की सिक्योरिटी मिली हुई है, और सेंटर की सिक्योरिटी में अगर चेंज आता है
तो भाई आपका और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया होगा जब जिसने वो जानेगा, नहीं तो हम लोग क्या करें? सीएम को कुछ नहीं मिला होगा, ये तो आप लोग कभी छापे नहीं होंगे, क्योंकि मेरी तो कभी दिलचस्पी रही नहीं। तो आप देख लीजिए कि हमारे ट्वीट में कुछ भी नहीं है, किसी पर कोई आक्षेप नहीं, कोई आक्षेप नहीं। बताइए, रोज घोटाले की बात होती है, घोटाले का को उजागर किया जाता है, घोटालेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, वही अपने आप में घोटाला। तो आप मेरे लैंग्वेज को तो देखिए, किसी भी चीज को पता चल जाएगा आपको उस लैंग्वेज में क्या है, आपको क्या लगता है। इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, किसी पर ना आक्षेप लगा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग आक्षेप लगाते रहते हैं। तो ये सब मीठा व्यंग है, और आईना दिखा दिया, देख लीजिए अपना चेहरा, लेकिन मेरी आदत नहीं, हम कभी नहीं करेंगे। कोई अगर मेरे ऊपर कितना भी जिस तरह की विभाषा का, भद्र भाषा का प्रयोग करे, क्या मतलब, कोई उससे परेशानी नहीं। ये यही बंद हो गया है, आगे चलेगा? यही बंद हो गया, बंद हो गया, कितना बदला? ट्वीट जो 3 ट्वीट बचा है, ऐसा क्या, 3 ही बचा है? आप ही बोले अरे 5 कहे कि हम तो, लेकिन हमने कहा छोड़ो, लेकिन देखने लगे जगह जगह इसको, ऐसा एकदम बिल्कुल एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट दिखाने लगा, इसको वो सवाल ये है, एक्सप्लेन कर दिया। सवाल नहीं, सवाल उधर से ये है कि नेशन वांट्स टू नो व्हाई यू स्टॉप ट्वीटिंग। आई क्यों नहीं जानता, आई क्यों जानना चाह रहे थे कि क्यों ट्वीट करना शुरू किया? इनका तो नेशन नहीं है, जो खुद चाहेंगे जानना, कहेंगे नेशन वांट्स। सर एक चीज, लेकिन दोनों में बहुत जबरदस्त एकीकरण है, समन्वय है। चलिए, थैंक यू सर। रामविलास पासवान जी ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेगी जिसमें संविधान में ऐसा संशोधन लाने के लिए मांग की जाएगी कि जिसे प्रमोशंस में रिजर्वेशन का रास्ता साफ, कि आप उनकी इस मांग का क्या? हम बिल्कुल, हम लोगों की राय पहले से वही रही है, हम लोगों की राय पहले से वही रही है, और प्रमोशन में रिजर्वेशन के जो नियम है उसका पालन करते हुए ही हम लोगों ने बिहार में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था। SC ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो कानून और उसकी व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप हम लोगों ने बिहार में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन उसको चुनौती मिली, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसकी। तो ऐसी स्थिति में अगर श्री रामविलास पासवान जी का यह विचार है कि इसके बारे में केंद्र कुछ ऐसी पहल करे, संसद कुछ ऐसी पहल करे, इसके रास्ते में आने वाले व्यवधान दूर हो जाए, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसमें क्लैरिटी हो कि किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। और मैं तो ट्राई करूँ, देखिए मैं सब दिन कहता हूँ, प्रमोशन में रिजर्वेशन, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन होना ही चाहिए। आज सरकारी क्षेत्र से बड़ा निजी क्षेत्र का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ज्यादा जॉब निजी क्षेत्र में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिस पर देश में डिबेट हो, और अंतोगत तो संसद में इस पर चर्चा हो, अपनी राय रहे, दल की राय रहे, लेकिन निर्णय को अंतोगत संसद। निजी क्षेत्र में आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो आधार सरकारी क्षेत्र में, जो आधार सरकारी क्षेत्र में वही आधार होना चाहिए निजी क्षेत्र में। इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण तो इकोनॉमिक आधार पर नहीं, आधार तो देखिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण नहीं। जो संविधान का प्रावधान, जिस प्रावधान पर और जिस बुनियाद पर
सरकारी क्षेत्र में रिजर्वेशन होता है, उसी बुनियाद पर गैर सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। यह हम लोगों का विचार है। इस पर डिबेट हो और संसद में निर्णय हो, हम लोगों की ये राय। और प्रोन्नति में आरक्षण में क्या दिक्कत है? हम लोगों ने तो बिहार में किया है। अयोग्य लोग आ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं लोग। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? किसको आप अयोग्य कह सकते हैं भाई? आप अयोग्य कहिएगा, ये योग्यता की परिभाषा आपके पास है, जो परीक्षा होती है उसके पास है। योग्यता की परीक्षा कैसे? आपको तो बात साफ है कि जिस लेवल पर रिप्रेजेंटेशन कम है, अगर उस लेवल पर लोगों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए तो न्याय संगत बात है। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई खास जाति विशेष या व्यक्ति अगर वो सरकारी आरक्षण के लायक नहीं है, तो क्या अगर वो गरीब है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उसको अन्य प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? दूसरे प्रकार की सुविधा मिले तो हम लोग करते हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अनारक्षित समूह को भी उसी आर्थिक आधार पर, जिस आधार पर एनेक्सड टू पिछड़े वर्ग को बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, वही अनारक्षित वर्ग के लिए भी तो सुविधा करनी चाहिए। मेरिट को जैसे कल ही हमने लाया, और जो हम लोगों का इसके अलावे हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम है, वो सबके लिए आप देख लीजिए। हमारे यहाँ जो भी स्कीम हो सबों के लिए, चाहे बाइसिकल स्कीम हो, पोशाक स्कीम हो। अब छात्रवृत्ति के बारे में हमने बता दिए, अभी अब मेरिट के बारे में उसकी जो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति का कल हम लोगों ने ऐलान किया, तो सबके लिए, तो सबों के लिए हमारे यहाँ कोई यूनिफॉर्म है। जो भी व्यवस्था हमारे यहाँ वो सबके लिए उपलब्ध है। जहां तक आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, ये सीमित पर्पस है। और आरक्षण की बात सिर्फ इसलिए होती है कि हम लोगों का सिद्धांत है समान अवसर का सिद्धांत संविधान, और समान अवसर का लाभ उठा पाने में जो तबका अक्षम है, उसको समान अवसर का लाभ प्राप्त करने लायक बनने के लिए विशेष अवसर। इसका मतलब आप तक ध्यान से सुनेंगे, इसको न जाने लोहिया जी ने कितना एक्सप्लेन किया, और हम लोग उनकी बात को मानते हैं और समझकर इस विचार कि जब तक समान अवसर का लाभ उठा पाने लायक समाज का वह तबका नहीं हो जाए जो सदियों से उपेक्षित हाशिए पर, तो वैसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको थोड़ा आपको पुष्ट करना पड़ेगा, विशेष अवसर देना पड़ेगा। तो आरक्षण उस सीमित पर्पस है, आरक्षण कोई असीमित पर्पस नहीं, वो सीमित पर्पस है कि समाज के हर तबके को इतना उठा दे जो मुख्य धारा में सभी शामिल हो, यही मकसद है। इसमें कोई अवधारणा गलत नहीं है। और राष्ट्र नायकों ने बैठ करके ये तय, जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन लोगों ने बैठ करके ये संवैधानिक प्राप्त पिछले 70 साल में, इसका मतलब हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाए और उसमें संशोधन की कोई जरूरत नहीं। ये सही है, जनरल टाइप का क्वेश्चन, ये एनालिसिस की चीज है, और एनालिसिस आप करिएगा तो एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा डिफरेंट सर्विसेज किस स्तर पर के लोग कितनी संख्या में पहुंचे, तो एक लंबा, वो एक लंबी बातचीत परिचर्चा, लेकिन वह तो विशेष अवसर का लाभ इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो मुख्य धारा में आ सके और समान अवसर प्राप्त करने में सक्षम हो सके, इसलिए वो सीमित है। और जब वो समय जितना लगे उस समय लग सकता है, लेकिन कोई असीमित थोड़ी, समय थोड़ा लगेगा। अब सदियों से उपेक्षित था तो उसको बीच में आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्थिति में सुधार आएगा। धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन पूरे तौर पर अभी बिल्कुल एक, जिसको कहिए लोग जगह एक स्थान पर आ गए, यह अभी मानना उचित नहीं है।
हाँ शोध पड़ रहा है, तो इसके लिए तो कुछ दिन और परिश्रम करना पड़ेगा और हम तो गलबा सबको बराबर। और जहाँ तक बिहार का देख लीजिए, सब इस तरह से हम लोग स्कीम बनाते हैं जिसका लाभ सबको मिलता है। यूनिवर्सल स्कीम हमारा सब। चलिए,